नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए जुलाई के थर्ड वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें सारे टॉपिक हम कवर कर रहे होंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या कोई अपॉइंटमेंट हुआ हो या फिर कोई अवार्ड दिया गया हो, इंटरनेशनली कोई घटना घटी हो या नेशन संबंधित हो, डिफेंस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स के होते हैं उन सभी को हमने यहाँ पर कवर किया है। और इसमें हम थर्ड वीक ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे होंगे। इसमें किस टाइप से आपसे क्वेश्चन हम अंदर डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर आप थोड़ा देख सकते हैं, जैसे कि विंबलडन ओपन अभी हुआ है, ये टेनिस का बड़े टूर्नामेंट में से एक है, उसमें कौन विनर रहे उसकी बात करेंगे। अभी रिसेंटली में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया गया है, किस राज्य के द्वारा, साथ साथ किस मंत्री ने इसे लॉन्च किया है, इस एक्सीलेंस कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया है, इसकी बात होगी। और नेपाल में अभी रिसेंटली में नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, चुनाव के बाद नहीं बने हैं, चुनाव से पहले ही बन चुके हैं, कैसे बने हैं उसका डिस्कशन होगा। और वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसका मेन लक्ष्य क्या है, सारी चर्चाएं होंगी। बीएसएनएल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, आप लगातार देख रहे होंगे इसकी ग्रोथ, शेयर मार्केट में भी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है, इसीलिए ये चर्चाओं में आ चुका है। क्योंकि सभी के प्लान्स, बाकी सारी कंपनियों के प्लान्स जो रिचार्ज है वो बढ़ गए हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में बीएसएनएल रहा है, इसीलिए चर्चाओं में रहा। और इनके नए सीएमडी अभी रिसेंटली में बने हैं, उनकी भी चर्चा होगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा अभी अस्मिता प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। अस्मिता प्रोजेक्ट क्या है, किस पर्पस से इसे लॉन्च किया गया है, सारी चर्चाएं करेंगे। और यूरोपियन पार्लियामेंट में अभी रिसेंटली में प्रेसिडेंट कौन बने हैं, मतलब पहले भी वही थे, अब दोबारा से उन्हीं को नियुक्त कर दिया गया, उनका नाम क्या है। और झारखंड हाई कोर्ट में अभी चीफ जस्टिस के रूप में कौन अपॉइंट हुए, इनकी बात होगी। आपको पता होगा कि जो भारत के 25 हाई कोर्ट्स हैं, उन 25 हाई कोर्ट में से झारखंड का भी एक हाई कोर्ट है, उनके चीफ जस्टिस अभी बने हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम इम्पॉर्टेंट डेज को तो पढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं आगे आज के पहले क्वेश्चन की। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, जो विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल में जो विंबलडन ओपन हुआ है, ग्रैंड स्लैम हुआ है, उसे किसने जीत लिया है मेंस कैटेगरी में। तो मेंस सिंगल टाइटल में उसे कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया। कार्लोस अल्कराज ने जीतने के साथ ही यहाँ पर नोवाक जोकोविच, जो कि सबसे ज़्यादा विंबलडन ओपन्स को जीत चुके हैं, उनसे इस खिताब को इन्होंने जीता है। और यहाँ पर इन्होंने नोवाक जोकोविच को 7वीं बार जो अपने अपोनेंट के रूप में हरा दिया है। कार्लोस अल्कराज स्पेन से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी नोवाक जोकोविच को इन्होंने हराया है। अगला क्वेश्चन, वुमेन्स कैटेगरी में बात करें, विंबलडन ओपन में सिंगल टाइटल में, तो बारबोरा रेज्सिकोवा ने यहाँ पर जीता है, बारबोरा रेज्सिकोवा। और ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, इन्होंने जस्मीन पॉलिनी को हरा दिया और इस टाइटल को जीत लिया है। ये विंबलडन ओपन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साल में सिर्फ 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनमें पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस जो कि अभी होना है। लेकिन विंबलडन ओपन को जो जीता है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें इनको 28 करोड़ रुपए के आसपास विनर्स को प्राप्त होते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, तो अनाउंसमेंट पहले मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। अभी रिसेंटली में होम मिनिस्टर के द्वारा वर्चुअली पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश की हर डिस्ट्रिक्ट, 55 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को इनॉग्रेट किया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली में कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे के रूप में
25 अगस्त को अनाउंस किया है। 25 अगस्त को ही क्यों किया? क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा 25 जून से 1975 से इमरजेंसी को अनाउंस किया गया था और लगभग 2 साल, या कह सकते हैं कि 2 साल के अप्रॉक्स ये इमरजेंसी चली और उसके बाद इस इमरजेंसी को हटाया गया। 2 साल से ज़्यादा समय तक ये इमरजेंसी चली, उसके बाद इसको हटाया गया, जिसमें सरकार के खिलाफ बोलना कहीं ना कहीं गुनाह हो गया था, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे के रूप में 25 जून को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। ध्यान रखिएगा, 25 जून को हम ऑब्जर्व करेंगे संविधान हत्या दिवस, संविधान मर्डर डे के रूप में। आगे अगला क्वेश्चन है, नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली बन चुके हैं। कौन? केपी शर्मा ओली। इन्होंने पुष्प कमल दहल प्रचंड की जगह ली है, क्योंकि वहाँ पर जो विश्वास प्रस्ताव है उसको लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से पुष्प कमल दहल वहाँ पर अपना ट्रस्ट खो गए वोट कम होने की वजह से, और उसके बाद केपी शर्मा ओली ने प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ले ली है। ये चौथी बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। भारत के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नेपाल भारत के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा टच करता है, जिनमें बिहार सबसे बड़ी सीमा नेपाल के साथ टच करता है। आगे अभी रिसेंटली में जो जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी हैं, ये झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। तो झारखंड हाई कोर्ट के विद्युत रंजन सारंगी चीफ जस्टिस बने हैं। इन्होंने संजया कुमार मिश्रा की जगह ली है। किसकी? संजय कुमार मिश्रा की। और ये 15वें नंबर के चीफ जस्टिस बने। चीफ जस्टिस को कौन शपथ दिलाता है? तो राज्य के गवर्नर के द्वारा चीफ जस्टिस को शपथ दिलाई जाती है, और झारखंड के गवर्नर इस समय पर सीपी राधाकृष्णन हैं, उनके द्वारा ही इनको शपथ दिलाई गई। आगे अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य है जहां पर पहला बर्ड गैलरी को वहाँ पर खोला गया है, जिससे कि बर्ड कंजर्वेशन को प्रमोट किया जा सके? तो बर्ड कंजर्वेशन को, बर्ड संरक्षण, चिड़िया संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड में पहला बर्ड गैलरी को इनॉग्रेट किया गया है। और ये उत्तराखंड में भी अगर बात की जाए तो देहरादून में इनॉग्रेट किया गया। तो 710 बर्ड स्पीसीज को यहाँ पर उनकी जो फोटोग्राफ्स वगैरह है हाई रेजोल्यूशन में उनको कंजर्व किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर जो बर्ड हैं उनको प्रमोट किया जा सके, उनके कंजर्वेशन को प्रमोट किया जा सके। उत्तराखंड को 2000 में फॉर्म किया गया था, और 2000 में स्टेट बर्ड के रूप में मोनल को इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। आगे बात करें, यहाँ पर मोनल की आप तस्वीर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट ने हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक को जो स्कूल के पास बिकती हैं उन पर रोक लगा दी है? तो स्कूल के पास अब बैन है जो हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक है, और इसके लिए महाराष्ट्र ने अनाउंसमेंट ये किया है कि 500 मीटर की रेंज में आप हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स को नहीं बेच सकते। वहाँ के मिनिस्टर हैं धर्मराव बाबा आत्राम के द्वारा अनाउंस किया गया कि अब बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हो रहे हैं उसकी वजह से इन ड्रिंक्स को यहाँ पर बेचने के लिए रोका गया है। जैसे रेड बुल वगैरह आपने देखी होंगी, ये हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं। अगला क्वेश्चन, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके नए CMD, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो रॉबर्ट जेरार्ड रवि अभी रिसेंटली में इंडियन गवर्नमेंट ने BSNL के नए CMD के रूप में इनको नियुक्त किया है। इन्होंने PK पुरवार की जगह ली है। PK पुरवार, ध्यान रखिएगा। BSNL के अभी रिसेंटली में नए CMD रॉबर्ट जेरार्ड रवि बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन, फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में अभी रिसेंटली में भारत सरकार ने किसे नियुक्त किया है? तो फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया, और ये विनय
क्वात्रा की जगह लेंगे। किसके? विनय क्वात्रा की जगह विक्रम मिस्री को नियुक्त किया गया है। ये एक आईएफएस ऑफिसर है 1989 बैच के, और अभी रिसेंटली में इनको फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। ये है विक्रम मिस्री। कौन? विक्रम मिस्री। अगला क्वेश्चन, ICAR के द्वारा वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम को अभी रिसेंटली में लॉन्च किया गया। क्यों? तो ये इम्प्रूव करने के लिए कि हम जो रिसर्च है एग्रीकल्चर और साथ साथ जो फार्मर वेलफेयर के लिए जो हमारे रिसर्च है उनको यहाँ पर किया जाएगा। तो एक साइंटिस्ट को एक प्रोडक्ट दिया जाएगा, उसमें इनको रिसर्च करनी है, चाहे वो एग्रीकल्चर की फील्ड में एक टॉपिक ले लें, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री के रूप में के फील्ड में एक टॉपिक ले लें, उस पर इनको रिसर्च करनी है जिससे कि फार्मर्स के लिए बेहतरी की जा सके। और इसके लिए ICAR जो भारत सरकार की एक रिसर्च सेंटर है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसका नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसके द्वारा वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंतर्गत ये आती है, जो कि इस समय पर इसको कौन संभाल रहे हैं? तो शिवराज सिंह चौहान इसको संभाल रहे हैं। ICAR जिसको 1929 में फाउंड किया गया था, हिमांशु पाठक इस समय पर इसके डायरेक्टर हैं। आगे बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इंडिया की लॉन्गेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया कहाँ पर? तो ये मुंबई में इंडिया की लॉन्गेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जिसमें 16,000 करोड़ रुपया लगभग खर्च किया जाएगा। थाने से बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट इसका नाम होगा, जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट है, और इसका फाउंडेशन स्टोन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया। आगे बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी इस समय पर संभाल रहे हैं। उनके द्वारा अस्मिता प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। अस्मिता प्रोजेक्ट ये क्या है? तो अस्मिता प्रोजेक्ट इंडियन लैंग्वेजेस में रिसोर्सेज बुक्स वगैरह की अवेलेबिलिटी करवाना है, जिसके माध्यम से जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें बुक्स को अवेलेबल कराया जाएगा, इंडियन लैंग्वेजेस में बुक्स को अवेलेबल कराया जाएगा अस्मिता प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की हेल्प यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC करेगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, किस स्टेट ने अभी लाडला भाऊ स्कीम को लॉन्च किया है? आपने लाडला बहन स्कीम सुना होगा, लाडला बहन स्कीम सुना होगा, लेकिन लाडला भाऊ स्कीम अभी तक आपने नहीं सुना होगा। ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी के द्वारा लाडला भाऊ स्कीम को लॉन्च किया गया। इसमें अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनको फाइनेंस असिस्ट करने के लिए यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से जो लड़के 12वीं पास हैं उनको 6,000 रुपया, जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको 8,000 रुपया, और जो ग्रेजुएट डिग्री होल्डर हैं उनको 10,000 रुपया पर मंथ प्रोवाइड कराने की महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंसमेंट की है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, एशिया की पहली हेल्थ रिसर्च प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी को किसने इनॉग्रेट किया है? तो एशिया की पहली हेल्थ रिसर्च रिलेटेड एक प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी है, जिसका इनॉग्रेशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये संभाल रहे हैं। इन्हीं के द्वारा फरीदाबाद में, हरियाणा का एक शहर है फरीदाबाद में प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया। एशिया की पहली हेल्थ रिसर्च से रिलेटेड एक फैसिलिटी है, एक नेटवर्क है, जिसको यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य जहां पर आने वाले जो कुछ महीनों के बाद चुनाव है, वहां पर 10% का रिजर्वेशन अभी अग्निवीर आर्मी में 4 साल की जॉब जो कर आएंगे उनको पुलिस रिक्रूटमेंट और साथ साथ माइनिंग गार्ड में जो जॉब्स निकलेंगी उनमें 10% का रिजर्वेशन
स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और साथ साथ जो ग्रुप सी की पोस्ट होंगी उसमें भी 5% का रिजर्वेशन स्टेट सरकार, राज्य सरकार देगी। और एज में भी 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, DMRC, इसको जापान की कंपनी की मदद से भारत सरकार ने इसको डेवलप किया। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो कि अब ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स फैसिलिटी को भी लॉन्च कर रही है, उसको भी इनॉग्रेट कर रही है। और ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स फैसिलिटी को भी जापान की कंपनी की मदद से ही इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, इनॉग्रेट किया जा रहा है। 15 मेट्रो स्टेशन पे रिसाइकलिंग जो वेस्ट है उसके जो बॉक्स है उसको लगाया जाएगा। बाद में उसमें जो सामान होगा उसकी छटनी की जाएगी, उसको छांटा जाएगा और उससे जो जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जा सकते हैं, उसमें उसे कन्वर्ट किया जाएगा। DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कुमार के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में जो बेलारूस है, आपको पता है यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, रशिया का युद्ध चल रहा है। बेलारूस रशिया के सपोर्ट की वजह से यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, रशिया का सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कई यूरोपियन कंट्रीज रशिया के साथ साथ बेलारूस को भी बाइकआउट कर रही हैं और अमेरिका भी कहीं ना कहीं बेलारूस के अगेंस्ट आ गया है। इसीलिए अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए अभी बेलारूस ने 90 डेज का फ्री वीज़ा पॉलिसी जो 35 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके सिटीजनशिप के लिए निकाली है, जिससे कि जो रिलेशनशिप में खटास आई है उसको बेहतर किया जा सके। बेलारूस जो कि यूरोपियन कंट्री है, साथ साथ यूक्रेन और रशिया दोनों का ही नेबर कंट्री है। इसकी कैपिटल मिन्स्क है। बेलारूशियन रूबल यहाँ की करेंसी है। रशियन और बेलारूशियन यहाँ की लैंग्वेज है। नेबर कंट्रीज़ में बात करें तो पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, रशिया और यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन दोनों यहाँ पर इसके नेबर कंट्रीज़ हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में माइक्रोसॉफ्ट का जो अजूरे सर्विस है वो रुक गया था लगभग 15 घंटे के लिए। 15 घंटे के लिए रुकने का कारण था कि एक एंटीवायरस है उसको अपडेट किया गया और अपडेट होने की वजह से माइक्रोसॉफ्ट अजूरे सर्विस रुक गई थी। ये एंटीवायरस कौन सा था? तो क्राउड स्ट्राइक नामक एक एंटीवायरस था जो कि माइक्रोसॉफ्ट अजूरे सर्विसेज को इसने रोक दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारी जो प्लेन सर्विसेज हैं, बहुत सारी जो हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं वो बाधाओं में आ गई थी, वो रुकावट उसमें उत्पन्न हुई थी। यही जो एंटीवायरस है ये एप्पल और लिनक्स में तो कोई अफेक्ट नहीं करता, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के अजूरे सर्विस में इसने अफेक्ट कर दिया था। माइक्रोसॉफ्ट जो कि अमेरिकन कंट्री में अमेरिकन एक फर्म है और इसे 1975 में फाउंड किया गया बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा। रेडमंड वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, यूरोपियन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के रूप में रीइलेक्ट कौन हुई हैं? तो रीइलेक्ट रॉबर्टा मेट्सोला जो कि प्रेसिडेंट के रूप में यूरोपियन यूनियन में रीइलेक्ट हो चुकी हैं। ध्यान रखिएगा, यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन पार्लियामेंट है, उसी की प्रेसिडेंट ये बनी है। आगे अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में यूरोपियन कमीशन में दूसरी बार एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के रूप में कौन नियुक्त हो गई? तो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के रूप में जर्मन सिटीजन उर्सुला वॉन डेर लायन अभी नियुक्त हुई हैं। कौन? उर्सुला वॉन डेर लायन जो कि जर्मन सिटीजन है और अभी रिसेंटली में पहली, ये 2019 में भी इलेक्ट हुई थी और उस समय पर ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी इस कमीशन की। अब ये दोबारा से नियुक्त हो चुकी हैं। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, उससे पहले यूरोपियन काउंसिल की बात करें तो ये यूरोपियन यूनियन की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसके 27 मेंबर हैं। बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन,
यूएस में भारत के एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो विनय मोहन क्वात्रा, जो कि विदेश सेक्रेटरी थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, वहाँ से हटाकर इनको यूएस का नया एम्बेसडर अभी नियुक्त कर दिया गया है। अगर यूएस एरिक गारसेटी, ये यूएस के भारत में एम्बेसडर हैं और भारत के यूएस में एम्बेसडर विनय मोहन क्वात्रा हैं। रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए एम्बेसडर्स वगैरह एक दूसरी कंट्रीज में नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियन स्पेस साइंटिस्ट को हैरी मैसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका नाम है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को स्पेस रिसर्च कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च ने ये जो हैरी मैसी अवार्ड है इससे सम्मानित किया है। जो कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च है, इसकी एक असेंबली, इसकी एक बैठक ऑर्गेनाइज हुई थी बुसान साउथ कोरिया में। वहाँ पर ही ये अवार्ड इनको सम्मान के रूप में दिया गया। अगर हम कॉस्पर मतलब कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च की बात करें तो इसको 1958 में फाउंड किया गया था। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। पार्सेल अरहन फ्रेंड इनके इस समय पर प्रेसिडेंट हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियन नेवी शिप जिसको बेस्ट शिप का दर्जा फ्लीट अवार्ड फंक्शन में 2024 में दिया गया है। तो फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 में बेस्ट शिप का अवार्ड आईएनएस दिल्ली को मिला है, आईएनएस दिल्ली को मिला है। इसको ये जो फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 है, इसको विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसी सेरेमनी में जो चीफ गेस्ट थे वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर, इनके द्वारा ये अवार्ड इनको मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियन स्पेस साइंटिस्ट जिनको विक्रम साराभाई मेडल से सम्मानित किया गया। विक्रम साराभाई मेडल से अनिल भारद्वाज, जो कि डायरेक्टर है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो अहमदाबाद में अवेलेबल है, वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर उनके काम के लिए विक्रम साराभाई मेडल इनको दिया गया है। और वो दिया कहाँ गया है? तो वहीं कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च में दिया गया, जो कि बुसान साउथ कोरिया में इस स्पेस रिसर्च की जो असेंबली है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इनकी बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो की बात कर रहा हूँ, इसके और साथ साथ कॉस्पर दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है, इस अवार्ड को अनाउंस किया है। आगे बात करें, पॉल कगामे ये 4th टाइम प्रेसिडेंट बन गए हैं। जो अफ्रीकन कंट्री है रवांडा, उसके तो रवांडा के 4th टाइम प्रेसिडेंट पॉल कगामे बन चुके हैं। रवांडा की बात करें तो किगाली यहाँ की कैपिटल है। एड्रोड नगरियंटे इसकी प्राइम मिनिस्टर है। रवांडन फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। आगे, यूरोपियन कंट्री, कौन सी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो मिलकर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का डेवलपमेंट यहाँ पर करेंगी और उसकी रेंज कितनी होगी? तो 500 किलोमीटर तक की रेंज ये लोग रखेंगे। तो जो ये लॉन्ग क्रूज मिसाइल है इसका डेवलपमेंट 4 देश मिलकर करेंगे। पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और इटली, ये 4 देश मिलकर 500 किलोमीटर की रेंज वाली एक क्रूज मिसाइल का डेवलपमेंट करेंगे। ये समिट नाटो की जो समिट वॉशिंगटन में हुई थी, वहीं पर इन 4 देशों ने भी अनाउंस किया था। यूक्रेन वॉर की वजह से जो भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं मिलिट्री से रिलेटेड, उसको टैकल करने के लिए 4 देश अपने देशों को सशक्त बनाने के लिए इसका डेवलपमेंट करने की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। वैसे जो नाटो की जो समिट हुई थी वॉशिंगटन में, उसमें मेन पॉइंट यूक्रेन वॉर ही था, जिसमें किस प्रकार से यूक्रेन की मदद की जाए उस पर ज़्यादातर चर्चाएं हुई हैं। आगे, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड का पहला ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट भारत होस्ट करेगा। कहाँ पर? तो गोवा में इसको होस्ट करेगा नवंबर के महीने में। जो भारत के इस समय पर यूनियन मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं ये अश्वनी वैष्णव, और साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर भी हैं ये अश्वनी वैष्णव, इनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत और मिनिस्टर डॉक्टर एल मुरुगन के प्रेजेंस में ये अनाउंसमेंट की गई है कि गोवा में हम वर्ल्ड का पहला ऑडियो विजुअल एंड
एंटरटेनमेंट समिट को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं नवंबर के मंथ में। अगला क्वेश्चन, कोपा अमेरिका ये जो फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है, इसको किसके द्वारा, किस कंट्री के द्वारा जीत लिया गया? तो कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसको जीत लिया है अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर। किसको? कोलंबिया को हराकर इस टूर्नामेंट को, अब इस टूर्नामेंट को अर्जेंटीना ने जीता है। आगे अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे हम 15 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट रखी गई है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2014 में इस डे को अनाउंस किया गया था, जिससे कि जो यूथ है कंट्रीज़ के, उनमें स्किल्स को डेवलप किया जा सके, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जा सके, जिससे कि जो उनकी स्किल है वो उस एंटरप्रेन्योरशिप में काम आए। इसीलिए स्किल्ड वाले यूथ को डेवलप करने के लिए वर्ल्ड यूथ स्किल डे हम 15 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अनाउंसमेंट के बाद। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ क्रिमिनल जस्टिस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्रिमिनल जस्टिस हम 17 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे, इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा इस डे को रिकॉग्नाइज किया गया था, उसी के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो 2002 में इसे फोर्स में लाया गया। तोमोको अकाने इसके इस समय पर प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे हम 18 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। मंडेला जी के द्वारा जो पॉवर्टी और साथ साथ इनइक्वालिटी के इश्यूज़ पर उन्होंने जो एड्रेस किया लोगों को, उन्होंने जो सही रास्ते पर लाने की लोगों को कोशिश की, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उसको देखते हुए हम नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, आगे बात करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट बेहतर लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।